डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 12th और 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनके ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज यानी पूरे साल का कोर्स हम करेंगे, आपके साथ कर रहे हैं। कोर्स खत्म होने वाला है, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत सारी, उसकी सीरीज आएगी, फिर पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लास 12 चल रही है फिजिक्स में। आज आगाज हो रहा है मॉडर्न फिजिक्स का। छोटा सेगमेंट है, वेटेज बहुत है, और ये छोटा सेगमेंट जो बहुत सारी वेटेज लेकर आ रहा है, इसमें से शुरुआत जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम थ्योरी से करेंगे। प्लैंक साहब ने एक नई थ्योरी गढ़ी, यहां से काम शुरू करेंगे। पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, थ्योरी बहुत आसान है, आसानी से काम हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं प्लैंक्स थ्योरी की। सबसे पहली बात, प्लैंक की थ्योरी को क्वांटम थ्योरी कहते हैं। क्यों ये थ्योरी आई? हम 11th क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर पढ़कर आ रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़कर आए हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले या फिर रेडिएशन बोले, क्या बोले, तो उसके लिए कहानी ये थी कि 1900s तक स्टोरी ये चल रही थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ऐसा समझा जा रहा था कि ये वेव है, और वेव में कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो नॉन मैकेनिकल टाइप की होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम में पढ़कर आए, वो है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए वेव मॉडल काफी हद तक ठीक था, लेकिन कुछ वेव की एनर्जी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। जैसे वीन्स एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करके फेमस हुआ करता था उस वक्त, और इसके पीछे थ्योरी नहीं थी, जिसमें आप इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनाया करते थे ऐसे, ये ई लैम्डा होता था, ये लैम्डा होता था, और किसी पर्टिकुलर लैम्डा पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम होता था। ये लो, इसमें आप कहते थे कि लैम्डा m इंटू टेम्परेचर इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। इसे एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी सफिशिएंट नहीं थी, गड़बड़ हो गई। इसी तरह आपके पास स्टीफेंस लॉ करके एक लॉ हुआ करता था, 11th क्लास में पढ़ा है, जिसमें आप कहते थे कि जो एमिसिव पावर है वो सिग्मा इंटू टी रेज टू 4 होती है ब्लैक बॉडी की। ठीक है, अच्छी बात। ये दो लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी सफिशिएंट नहीं है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट आएंगे और वो एक असम्पशन लेंगे, एक नई थ्योरी लेंगे, और जिस थ्योरी को हम नाम देंगे क्वांटम थ्योरी। ये कहेंगे कि वेव जो अपने आप में होती है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। अगर वेव कॉन्टिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है, तो उन्होंने क्या कहा? कॉन्टिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी अगर मानोगे तो ये सारे लॉज डिस्कस नहीं हो पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्वांटम थ्योरी की जरूरत है। क्वांटा शब्द यहां से जन्म लेगा, और क्वांटा या क्वांटम शब्द का मतलब जो है वो पैकेट से आ जाएगा, यानी सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया गया। 10 रुपए के कुरकुरे फिक्स है, फिर आप एक और पैकेट लाइए, आप एक और पैकेट लाइए, तो आप पैकेट्स में चीजें ला रहे हैं। मान लीजिए एक पैकेट में 10 ग्राम कुरकुरे हैं, तो आप 2 पैकेट लाएंगे 20 ग्राम होगा, 3 पैकेट लाएंगे 30 ग्राम होगा, 25 ग्राम अलाउड नहीं है। इसी तरह प्लैंक साहब का असम्पशन था कि जो रेडिएशन की एनर्जी है वो वेव की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जितनी चाहो उतनी एनर्जी नहीं ले सकते हो, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, कुछ अमाउंट, उतना ही फिर से, उतना ही फिर से, उतना ही फिर से। ये पैकेट्स छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आएगी एनर्जी पैकेट्स में ही। तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज अ डिस्क्रीट फ्लो of discrete packets of
पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और जो ये पैकेट बोले गए, इन पैकेट्स को ही हम नाम दे रहे हैं बेटा क्वांटम। सिंगुलर है, प्लूरल में यही शब्द बन जाएगा बेटा क्वांटा। ठीक, इसको आगे चलिए फोटोन बोलेंगे आइंस्टीन साहब। फिलहाल ये क्वांटम, यानी कि जो एनर्जी है वो एनर्जी के पैकेट्स में पैकेट्स में पैकेट्स में पैकेट्स में पैकेट्स में पैकेट्स में आ रही है। आपके पास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकता है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकता है, इतना हो सकता है। मतलब जो अगर एनर्जी x है तो आपके पास 2x 3x 4x 5x 6x एंड सो ऑन हो सकती है, 2.5x नहीं हो सकती। यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो इन्होंने इसमें क्या बकवास बताई, इन्होंने कहा these quantas are energy packets। ये क्वांटा एनर्जी पैकेट्स हैं, नॉट मटेरियल पार्टिकल। लेकिन ये मटेरियल पार्टिकल्स नहीं। जब तुमसे कोई कहे कि ये मटेरियल पार्टिकल नहीं है, तुरंत दिमाग में ये बात खड़कनी चाहिए कि मटेरियल पार्टिकल से तुम्हारा क्या मतलब है। मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसका कोई मास नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका मास लिखने का। तो दो तरह के पार्टिकल्स यहां से क्लासिफाई होते हैं। वो पार्टिकल जो मटेरियल पार्टिकल है, जिनका मास है, जिसमें चार्ज दिया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। नॉन मटेरियल पार्टिकल्स, ये क्वांटास, ये जिनको हम फोटॉन्स बोलेंगे अभी, ये क्वांटम, जो कि मटेरियल पार्टिकल नहीं, इनमें सिर्फ एनर्जी है, इनमें कोई मास नहीं है। अच्छा, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, अच्छी बात, इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करते हैं, बहुत अच्छी बात। और बताइए जरा इनके बारे में। खास बात ये कि मास तो नहीं होता, एनर्जी होती है। तो शुद्ध रूप से एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इनकी फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आइए, जैसे एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा। अब क्वांटा जो शब्द है ना, जिसको हम क्वांटम बोलेंगे, एक पैकेट के लिए क्वांटम और कई के लिए, प्लूरल के लिए क्वांटा, इसी को हम बोलेंगे बेटा नाम बदलकर फोटोन। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है, ये कह रहा है डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो ये जो न्यू एक लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी से है। तो आप इसे फ्रीक्वेंसी समझें। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज रिटन एज h टाइम्स न्यू। ये बन गया। और ये जो h है, ये इन्होंने तो नहीं खोजा, ये बाद में कैलकुलेट किया गया। इसे नाम दिया गया बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी निकली बाद में? 6.626 इंटू 10 रेज टू -34। यूनिट निकालेंगे तो जूल सेकेंड आएगी। क्लियर है? ये वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए। वैसे तो एग्जाम्स में जब पेपर आता है तो ये वैल्यूज गिवन होती हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा कांस्टेंट है जो स्पीड ऑफ लाइट की तरह आपको याद होना चाहिए। बहुत जरूरी चीज है। तो आप देखें कि if the frequency is greater than the energy is greater, तो आप तुरंत ही यहां से ये बात कमेंट करने लग जाएंगे कि सर अगर मेरे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो तयशुदा बात है कि एनर्जी बढ़नी चाहिए, और अगर यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एनर्जी को भी डिक्रीज होना चाहिए। और एक बात और देखें, फॉर्मूले को ही आप गौर से देख लीजिए। द फॉर्मूला इज अ लीनियर रिलेशन between what? Between E
एंड न्यू। अगर ये लीनियर रिलेशन है तो आप तुरंत ही ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। आपको फंक्शन पता हो, मैथ वाले बच्चे तो ग्राफ प्लॉट करने में आतुर हैं, बस ग्राफ प्लॉट कर दीजिए साहब। आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखी और यहाँ पर आपने एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रखी, तो आपने तुरंत ही ग्राफ प्लॉट करके बताया कि सर ये तो ऐसे जाने वाला है। एक बात तो तय है कि जीरो फ्रीक्वेंसी का मतलब जीरो एनर्जी है, लेकिन वो ये भी तय है कि जीरो एनर्जी जैसा कोई लॉजिक आता नहीं है यार, ये थोड़ा सा ठीक नहीं जा रहा है, जैसे जीरो से पास करना था। अब ठीक है, बनी बात। ये रहा इसका ग्राफ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात आप ध्यान रखें, लाइट के केस में C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो आप पढ़ के बैठे होंगे, तो न्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, C बाई लैम्डा। हालांकि ये वेव कैरेक्टर से ही आ रहा है, परंतु ये तो लाइट के लिए ट्रू होता है ना, रेडिएशन के लिए ट्रू होता है। तो जब ये रेडिएशन के लिए ट्रू है तो आप वही एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पकड़ लीजिए, तो आप कहेंगे h न्यू, और न्यू की जगह आप C बाई लैम्डा लिख दीजिए, तो आप कहेंगे h C बाई लैम्डा। तो आपको दिखाई दिया कि लैम्डा जितना कम एनर्जी उतनी ज्यादा, लॉजिकल भी है, ये हर फोटोन की एनर्जी। और अगर मैं टोटल एनर्जी लिखने लग जाऊं तो आप लिखेंगे h न्यू और नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसी तरह आप लिखेंगे h c बाई लैम्डा इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो n की जगह आप क्या लिख रहे हैं वो मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। n इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स आपने लिए, क्योंकि हर एक पैकेट की एनर्जी को अगर जोड़ देंगे तो बेटा टोटल एनर्जी बन जाएगी। इस तरह का इनका कोई सिद्धांत है। अब स्टोरी कहां आती है, इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स की। बेसिक प्रॉब्लम क्या है समझे, सबसे पहली बात E इक्वल टू एच न्यू की बजाय आप इसे एच सी बाई लैम्डा से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे बताता हूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, हालांकि अप्रोक्सीमेट डेटा होता है लेकिन पेपर में काम करता है। क्या, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा पकड़िए, एच सी की वैल्यू सॉल्व करिए, सी की वैल्यू आपको पता है 3 into 10 to power 8, एच की वैल्यू भी लिख के दिखाइए 6.626 10 to the power -34। एसआई में आंसर आएगा, जो आंसर एसआई में आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए, तो ये चीज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम आती है। यानी अगर आपने लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ले रखा है तो एचसी की वैल्यू 12400 डालनी है, और अगर आपने लैम्डा एंगस्ट्रॉम में नहीं नैनोमीटर में ले रखा है तो ये वैल्यू 1240 आएगी। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि Hc की वैल्यू जो है वो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है। इससे सवाल लगाने में आसानी हो जाती है। जैसे तुमसे ये कह दे कि गिव एनर्जी ऑफ a photon which has wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम्स, जिसकी 6000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी वेवलेंथ है, उसकी एनर्जी के बारे में कमेंट करें। आओ मिलके करते हैं। हमें पता है कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज नथिंग बट hc बाय लैम्डा। एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो hc की वैल्यू रखेंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 6000 एंगस्ट्रॉम। भैया पहले तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम काटो, 20 से 20 काटो। अब आपके पास जो आंसर है वो 124 डिवाइडेड बाय 60 है। या काटना है काट डालो, नहीं काटना ना काटो, नीचे 30 लिख लो, ऊपर लिखो 62, फिर इससे काटो तो नीचे आएगा 15, ऊपर आएगा 31। भाई वाह, मजा आ गया। और आंसर क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर है। इस तरह आप एनर्जी पता कर सकते हैं। बड़ा सरल है, जी हाँ सरल है। इस तरह के सवाल भी कई बार आ जाते हैं, फिलर टाइप क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। आपको ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए और इन्हें आप जरूर देखें किस तरह सॉल्व हो रहे हैं। अगली बात देखें, अगला सवाल सेम टू सेम मैं लगा के दिखा देता हूं। लैम्डा इज गिवन एज 450 नैनोमीटर्स, फाइंड एनर्जी। एनर्जी कितनी होगी तो तुरंत ही बच्चा कहेगा
एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो तो hc बाई लैम्डा है, नैनोमीटर में लैम्डा दे रखा है, तो तुरंत कहोगे कि 12400 नहीं 1240, और 0 के बाद आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सामने आएगा नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएंगे, इससे डिवाइड हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला 124 डिवाइडेड बाई 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मेरी इच्छा इसे सॉल्व करने की बिल्कुल नहीं है, डेसिमल सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर इतनी कहानी है कि ये इसका आंसर है, एंड यू मस्ट नो कि किस तरह से सॉल्व किया गया। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो लॉजिकली आपको एसआई यूनिट्स में ही खेलना है। एक और बात बताता हूं आपको, एक अच्छा सवाल, इफ पावर ऑफ a laser beam is 1 watt and it emits wavelength of 6200 angstrom, find number of photons emitted per second। कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट किए जाएंगे, जरा बताइए। एकदम सरल सीधा सीधा सवाल है। कह रहा है कि एक की पावर जो है 1 वॉट है। डेटा देखो, तुम सीधा लिख रहे हो कि पावर की वैल्यू 1 वॉट है, इसका मतलब 1 जूल पर सेकंड की एनर्जी निकाली गई है। अच्छा साहब, बहुत ही बढ़िया। तो फोटॉन्स भी कितने सेकंड में चाहिए, 1 सेकंड में कितने फोटॉन निकले ये चाहिए, यानी कि मुझे एनर्जी 1 जूल पकड़ लेनी है, यानी इन 1 सेकंड एनर्जी बराबर 1 जूल। यही तो पावर का मतलब है। एनर्जी तुम्हारे पास है और ये टोटल एनर्जी है जो सारे फोटॉन से आ रही है। तुम जानते हो कि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, होता है NhC बाई लैम्डा। टोटल एनर्जी बेटा 1 जूल है, n की वैल्यू मालूम नहीं, लैम्डा की वैल्यू अगर तुम देखो तो लैम्डा हम लोगों ने लिख रखा है 6200 एंगस्ट्रॉम। ऊपर देखो Hc की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कटता है, इससे ये कटता है, और 62 से 2 टाइम्स कटता है, तो मेरे हिसाब से n इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है 1 जूल के बराबर। और तुरंत ही तुम देखोगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम कि हम यूनिट लिखते आए हैं तो एरर नहीं हुआ है, वरना हो जाता, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट है और लेफ्ट हैंड साइड पे जूल की यूनिट है। तो 1 जूल डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू n। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या जूल में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ गया 1 जूल अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हुआ, जूल से जूल कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। आप सब क्लास 10th में ये बात पढ़कर आए कि ये जो सेगमेंट लिखा है 1 अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19, इसकी जो वैल्यू है ये 6.25 इंटू 10 रेज टू प्लस 18 होती है डिवाइडेड बाय 2, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आप इस प्रकार से अगर बीम की पावर वगैरह लिखी हो तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे तो भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक फिनोमेना हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले समझाते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद कहानी बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी तरह की कोई मेटल की सरफेस है, इंपॉर्टेंट है कि ये मेटल सरफेस है। अब मेटल सरफेस पे हमने कोई रेडिएशन गिराया जैसे ये, और अभी तक जब ये ऑब्जर्व किया गया तब तक ये क्वांटम थ्योरी आई नहीं ना, ये थोड़ा पुरानी बात है। जैसे ही आप इसमें एक रेडिएशन गिराओगे ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे, मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो हम यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, देखना बच्चों गौर से,
whenever a radiation of suitable frequency is incident on a metal surface, of course metal surface ऑक्सीडाइज नहीं होनी चाहिए वरना तो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं, मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड। खास बात क्या है इसमें हम लोगों ने सरफेस की चर्चा कर ली है, तो दिमाग में रखना इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये बल्क से मतलब नहीं, सरफेस पे गिरना है, अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, सरफेस का ही इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पे रेडिएशन गिराना है। दूसरी खास बात, सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। ऐसा जो फिनोमेना है ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। खास बात क्या है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिससे आगे चल के हम न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर जो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट करा रहे हैं वो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तब तो ये फोटो एमिशन या फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना है, और अगर फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम वैल्यू से कम है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होना। दिस फोटो एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। अच्छा, ये है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब। हाँ, ये है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब। कौन है वो प्राणी जिसने इसे सबसे पहले डिटेक्ट किया? एक महान आदमी है जिनका नाम है हेनरिक हर्ट्ज। यही वो प्राणी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, और यही वो आदमी है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डिटेक्ट की पहली बार। और सेम एक्सपेरिमेंट में दोनों बातें हुई, एक वेव कैरेक्टर एस्टैब्लिश करता है और एक पार्टिकल कैरेक्टर एस्टैब्लिश करता है। डुअलिटी यहीं से आती है। हेनरिक हर्ट्ज ने, मुझे याद ठीक से नहीं है, शायद 1879 में फर्स्ट टाइम इन्होंने डिटेक्ट किया। ठीक, इन्होंने ये पाया कि अगर यूवी रेडिएशन एक्सपोज कर दिया जाए मेटल सरफेस पे तो नेगेटिव चार्ज एमिट हो जाता है। ये इनका एक्सप्लेनेशन था। ध्यान रखें ईयर 1879, इलेक्ट्रॉन वगैरह डिस्कवर नहीं हुआ, बस इतना ही पता है पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है। इन्होंने ये तक बता दिया कि नेगेटिव चार्ज निकल जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ चार्ज शब्द लिखा है। हेनरिक हर्ट्ज की जो रिसर्च है, जो पेपर है, उसमें आप देखोगे, गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो, जिसमें उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक, अच्छी बात। आगे आइए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या खास बातें हैं इनकी? खास बातें क्या है, गौर से देखिए। PE effect, photoelectric effect, takes place only when frequency of incident radiation exceeds some limit called threshold frequency। मतलब ये इंसिडेंट वाली बात हो गई, और ये थ्रेशोल्ड वाली बात हो गई। अब भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। इससे कम फ्रीक्वेंसी डालोगे तो एमिशन नहीं होगा, इतनी या इससे ज्यादा, यानी कि यहां पे इक्वालिटी की नीड है। इतनी या इससे ज्यादा में फोटो एमिशन होगा, इससे कम में तो किसी कीमत पे फोटो एमिशन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना। पहली बात ये कि ये सरफेस फिनोमेना है, इससे बल्क का कोई लेन देन नहीं है। इलेक्ट्रॉन एमिशन
is instantaneous. मतलब जिस इंस्टेंट पे रेडिएशन पड़ा सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, बिना टाइम डिले के इलेक्ट्रॉन बाहर आया। सही बात यह है कि फोटो एमिशन जो है वो विद इन 10⁻⁹ सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, क्योंकि नैनो सेकेंड्स इतना नन्हा टाइम है कि हम कह सकते हैं कि चीजें इंस्टेंटेनियसली हो रही हैं, टाइम लैग नहीं है। हम कहेंगे देयर इज नो टाइम लैग, किसी प्रकार का कोई टाइम लैग यहां पर नहीं है। अगला क्या है? अगला ये है कि इफ आर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर देन दोज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ मेटल्स, तो जो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उनसे कम हमारी अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, देन नो एमिशन will take place, कोई एमिशन नहीं होगा, whatever be the intensity is। इंटेंसिटी कितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एमिशन नहीं होगा तो नहीं होगा। आप जितनी ज्यादा लाइट डाल दो, एक के बजाय 15 बल्ब लगा दो मेटल के ऊपर, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो निकलेगा। अगला क्या है? इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट हैपेंस? देन इलेक्ट्रॉन विल गेट एमिटेड। However small the intensity is, however small the intensity is, इंटेंसिटी कितनी भी कम हो जाए लेकिन एमिशन तो होगा ही होगा, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो। यार ये बड़ी गड़बड़ सड़बड़ बातें हो रही हैं, अजीब सा सीन चल रहा है। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो एक्सप्लेन कौन करेगा? कहानी, क्योंकि इस वक्त अभी तक क्वांटम थ्योरी नहीं आई, 1879 उसके आसपास की चीजें चल रही हैं, प्लैंक साहब अभी तक नहीं आए। तो जो थ्योरी है रेडिएशन को लेकर वो तो हमारी वेव थ्योरी ही है। तो वेव थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन देखो और वेव थ्योरी से इसके फेलियर देखो। वेव जो है, जैसा मैंने पहले एकदम इंट्रोडक्शन में ही बोला कि वेव कॉन्टिन्यूअस प्रोपगेशन है एनर्जी का। अगर वेव कंटिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब लगातार एनर्जी आ रही है। इसका मतलब यह है कि देयर इज इलेक्ट्रॉन, उस पर कोई एनर्जी गिराई, चाहे जितनी फ्रीक्वेंसी की हो, कम एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता रहेगा। वो अपने मेटल की सरफेस पे जिस बाउंडिंग पोटेंशियल से जुड़ा है, उस बाउंडिंग पोटेंशियल के बराबर की या उससे ज्यादा एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो चाहे घंटों तुम रेडिएशन डालते रहो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जबकि वेव के कॉन्सेप्ट से समझ आता है कि एनर्जी कंटीन्यूअस है, इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कभी ना कभी तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तभी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। हाँ, जो प्रेडिक्शन वेव से है वो ठीक नहीं है। अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, इफ आई इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और आई डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंगली वेव की अमाउंट ऑफ एनर्जी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन को ये इफेक्ट नहीं करने वाला, विल नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन। उल्टी सीधी बातें बता रहे हो, अभी तो कुछ और कह रहे थे। नहीं, वो फैक्ट बता रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक में होता है, और अभी जो बता रहे हैं वो वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी घटाने से एनर्जी घटी। अबे घट गई तो क्या हुआ? जिस बाउंडिंग पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ अपनी मेटल सरफेस पे, उतनी एनर्जी ही तो देनी है। तो भाई साहब, इसमें बहुत देर तक लाइट गिराओ, ज्यादा लाइट गिराओ, देर तक गिराओ, समय ज्यादा लेगा, एनर्जी कभी ना कभी तो बाउंडिंग पोटेंशियल के बराबर होगी, और जब हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उल्टा देखो क्या है।
इंटेंसिटी बढ़ाने से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगा। जब ज्यादा एनर्जी गिरेगी, वेव थ्योरी कहती है, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है। दूसरा, अगर आपने इंटेंसिटी को घटाया तो इंटेंसिटी को घटाने पर एनर्जी हो गई कम, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत तो निकलेगा नहीं, समय लेगा, कहेगा बहुत कम एनर्जी आ रही है, आने दो जरा एनर्जी, 2-3 घंटे अब्सॉर्ब करेंगे, जब बाउंडिंग पोटेंशियल के बराबर की एनर्जी हो जाएगी तब बाहर निकलेंगे। पर भैया अभी देखा इंटेंसिटी चाहे जितनी कम हो, पर अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन साहब तुरंत निकलेंगे, देयर इज नो टाइम डिले। वेव थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में 3 कॉन्सेप्ट का एरर है। पहला कि फ्रीक्वेंसी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए। हम कोई भी फ्रीक्वेंसी रखें, देर तक, कम समय तक, ज्यादा समय तक एनर्जी देकर, टाइम एक्सपेंड करके हम वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए। दूसरा, टाइम डिले क्यों नहीं हो रहा है। अगर मान लो कम इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हैं तो समय ज्यादा लगना चाहिए, टाइम डिले का प्रॉब्लम। तीसरा, इंटेंसिटी का प्रॉब्लम, हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, 15-16 बल्ब एक साथ लगा दें, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन आएगा, फटाक से अब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को और निकल जाएगा बाहर। पर साला ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्रीक्वेंसी देख रहा है, कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर दोगे तुरंत निकलेंगे, इससे नीचे दोगे नहीं निकलेंगे, कितनी भी लाइट डालो नहीं अब्सॉर्ब करेंगे तो नहीं करेंगे। डीड बन गया। 3 प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आ गई, यही कहलाता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। There are 3 straight failures or problems within this wave theory. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? पहली, बच्चा फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। दूसरी कौन सी प्रॉब्लम? बच्चा टाइम डिले प्रॉब्लम। तीसरी कौन सी प्रॉब्लम? बच्चा इंटेंसिटी प्रॉब्लम। ये रहे वेव थ्योरी के ड्रॉबैक्स, फेलियर। इस फेलियर को दूर कौन करेगा? आइंस्टीन साहब करेंगे। 1924 में आएंगे, बिंदास कहेंगे कि जो प्लैंक साहब बता के गए वो सही है, उसे मानोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन हो जाएगा। रेडिएशन जो है वो वेव नहीं है, वो एनर्जी पार्टिकल्स हैं। वहां से पार्टिकल थ्योरी डेवलप हो जाएगी दोबारा से रेडिएशन की। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहाँ पर रोकते हैं। मेरे हिसाब से लेक्चर बहुत एंटरटेनिंग है और जो से भरा हुआ आप सीखेंगे तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा इसमें। आप देखेंगे तो अच्छी बातें पता चलेंगी। बिना एरर का लेक्चर है, इसमें कोई एरर नहीं है। बहुत कम ही शब्द ऐसे होंगे जो शायद कभी कॉन्सेप्ट से इधर-उधर हुए हों। वैसे मेरे मुंह से गलत नहीं निकलता है, आप मान के चलें, जितना बोला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर को बच्चा यहाँ पे हम खत्म करने की इच्छा रखते हैं और यहाँ चीजों को ओवर करेंगे। देखें भाई क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें पूरे साल फॉलो करिए, पूरा सेशन फॉलो करिए। आपके पूरे बोर्ड के एग्जाम्स के रिगार्डिंग जितना यहाँ कराया जा रहा है, यही पेपर में ऐसा कैसा आ जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ होंगे वैसे ही आपके पेपर में होंगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो अगर इसे फॉलो कर लेंगे, बहुत कम से कम लेक्चर्स में, कम से कम टाइम पीरियड में जो यहाँ करा दिया गया है वही आपके पेपर में आने वाला है। फॉलो करते रहिए। इंद्रजीत सिंह मेरा नाम, आरटी एकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और आगे बहुत कुछ आपके लिए फ्यूचर में भी लाने वाला है, इसलिए इसे भूले मत। ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे कोर्सेज लेके आएगा आपके लिए जो मानकर चलिए कि मिलने नहीं वाले आसानी से, और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज की तैयारी कराएंगे। अभी तो हम बोर्ड्स की करा रहे हैं और फिर फ्यूचर में हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस की भी तैयारी कराएंगे। फिलहाल हमें फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन सीख रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मिलेंगे अगले लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।